हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस एनालिटिका। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू टेक अ न्यू टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव्स होती हैं दैट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपगेशन। और ये जो है दे ऑल्सो ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड इन वैक्यूम। लेकिन ये होती क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है, उसके बारे में हम आज थोड़ी डिटेलिंग के अंदर इनमें बात करेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखिए, जो मैक्सवेल थे उन्होंने इसे डिस्कवर किया और ये जो कंसेप्ट था वो सामने लेकर के आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। स्टार्टिंग में जब हम बात करते हैं वेरी इनिशियल स्टेजेस की, तो हम ऑस्टर ने सबसे पहले ये बताया था कि जब भी किसी करंट कैरिंग कोई भी वायर है तो वो क्या प्रोड्यूस करती है, मैग्नेटिक फील्ड यूज करती है। फिर फैराडे आए, उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो आगे रखा और कहा कि चेंजिंग जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या कर रहा है, करंट या ईएमएफ को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, उसके बाद मैक्सवेल थे तो उन्होंने कहा कि एज वी नो दैट नेचर लव सिमेट्री, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम वाइस वर्सा भी तो यूज कर सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो उसी कॉन्सेप्ट को लेकर के फिर आगे वो उन्होंने किसकी प्रोडक्शन बताई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। सो मैक्सवेल वाज द फर्स्ट हु इंट्रोड्यूस दिस कॉन्सेप्ट। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर दोज वेव्स in which there is sinusoidal variation of electric and magnetic field vector at right angle to each other as well as to the direction of propagation of wave. So and both these field vary with time and space and have the same frequency. अगर आप इस वेव को देखें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या खास बात थी, इनकी स्पेशलिटी ये थी कि इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रेजेंट है, एंड बोथ द फील्ड्स आर वेरिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और दोनों क्या कर रहे हैं, साइनोसॉइडली वेरी कर रहे हैं विद टाइम एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे कि इस फिगर के अंदर भी मैंने दिखाया गया है कि यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड नीचे दिखाया गया, और दोनों ही फील्ड क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्योंकि दे बोथ आर मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री सिमिलरली। और उसके बाद देर इज अ साइनोसॉइडल वेरिएशन। साइनोसॉइडल वेरिएशन कैसे कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पहले ऊपर था, उसके बाद वेरिएशन होगी विद टाइम तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे आ जाएगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। सिमिलरली आफ्टर सम टाइम टी, आपका जो बी है उसमें दोबारा वेरिएशन आएगी और वो उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी, वो नीचे आ जाएगा और आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ होगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप इस चीज को स्टडी करें तो आप देखेंगे कि चाहे देयर इज द साइनोसॉइडल वेरिएशन, लेकिन ड्यूरिंग दैट वेरिएशन भी आपका जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स हैं दे बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड दूसरी बात उन्होंने कही थी कि दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन एज वेल। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि यार जो आपकी वेव है इट इज मूविंग अलोंग द एक्स डायरेक्शन, तो आप देखेंगे जो आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर हैं वो किस किस डायरेक्शन के अंदर है, इधर दे आर इन वाई डायरेक्शन और इन जेड डायरेक्शन, एंड बोथ द डायरेक्शन आर परपेंडिकुलर टू द एक्स डायरेक्शन। तो आप ये कह सकते हैं कि जो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है वो वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर है डायरेक्शन के अंदर। यानी अगर आपकी वेव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रही है तो आपका इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होंगे, वाई एंड जेड डायरेक्शन के अंदर होंगे। ठीक, तो ये तो थी आपका इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। अब हम बात करते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की। ठीक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटिंग और ऑसिलेटिंग चार्ज। इसका क्या मतलब है, अगर आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, वो मूव नहीं कर रहा, स्टेशनरी है, तो आपको पता है कि एक स्टेशनरी चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं होगा विद टाइम। ठीक, लेकिन अगर वही चार्ज क्या करे, विद सम वेलोसिटी मूव करना शुरू कर दे और उसकी जो वेलोसिटी है वो भी चेंज हो रही है, दैट इज वो एक्सेलरेशन के अंदर है, एक्सेलरेटिंग मोशन के अंदर है, तो इस तरह का जो चार्ज है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा। ठीक, तो उसके लिए जो आपकी कंडीशन है वो क्या होना चाहिए कि चार्ज शुड बी एक्सेलरेटिंग और ऑसिलेटिंग। स्टेशनरी चार्ज है ना, या अ चार्ज विच इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी विल नेवर प्रोड्यूस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो दिस इज आवर फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट कंडीशन, that charge must be in acceleration. Second, ये जो waves हैं they do not provide require any medium for their propagation. अपनी मूवमेंट के लिए उन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे हम साउंड वेव्स की बात करते हैं तो वो किसी ना किसी मीडियम की उनको जरूरत पड़ती है प्रोपेगेट करने के लिए, ओनली देन दे कैन मूव इन दैट। ठीक, लेकिन अगर हम बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तो इन्हें किसी भी मीडियम की जरूरत नहीं होती फॉर देयर प्रोपेगेशन, एंड दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन
फ्री स्पेस, वैक्यूम के अंदर वो स्पीड ऑफ लाइट के साथ ही ट्रेवल करती हैं, एंड द रिलेशन इज गिवन बाय c, that is the speed of light is equals to 1 upon under the root mu naught into epsilon naught, where mu naught is the permeability of free space, which value is given by 4 pi into 10 raised to power minus 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। अगर एप्सिलॉन नॉट की बात करें तो ये क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये इलेक्ट्रिक के अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसका कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, और परमेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हमारा किस में आता है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आता है। तो ये 8.85 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये हमारे एप्सिलॉन नॉट है, परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। ठीक, अब बात करेंगे फोर्थ पॉइंट। इन ईएम वेव द ऑसिलेशन ऑफ ई एंड बी आर इन सेम फेज। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो होंगे वो सेम फेज में होंगे, दे विल नेवर बी आउट ऑफ द फेज। अगर आप देखें, आपने जो हमारा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन मैंने अभी आपको शो किया था, उसमें भी आपने ये चीज नोटिस की होंगी कि आपका सेम एंगल, मतलब सेम फेज में है वो लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आपका और मैग्नेटिक फील्ड भी, वो आउट ऑफ फेज नहीं गए एक दूसरे से। अगर हमें अब पता करना है कि आपकी जो डायरेक्शन क्या है, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं, द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ई क्रॉस बी विल ऑलवेज टेल अस द डायरेक्शन इन विच द वेव मूव्स। वेव किस डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है, ये पता कैसे कर सकते हैं। ई और बी का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो आपको क्या देगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। मान लीजिए ई क्या है, देखिए मान लीजिए आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर है, और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस डायरेक्शन में अंदर है, वाई डायरेक्शन के अंदर है। अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इन दोनों की प्रोपगेशन को पता करूँ कि जो आपकी वेव है वो किस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, तो आई क्रॉस जे क्या होता है, इज इक्वल्स टू के, यानी जेड डायरेक्शन के अंदर। और ये जो डायरेक्शन जेड है वो क्या है, परपेंडिकुलर टू एक्स है, परपेंडिकुलर टू वाई है। तो वो जो हमारा कंडीशन था कि आपकी जो वेव की प्रोपगेशन की डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड होती है, वो भी यहाँ जस्टिफाई हो रहा है। तो इसी तरह एट एनी टाइम अगर आप चाहते हैं कि आप वेव की डायरेक्शन कैलकुलेट करें, तो आप सिंपल ई क्रॉस बी कैलकुलेट करें, वो आपको क्या देगा, डायरेक्शन इन विच योर वेव इज मूविंग। So EM wave carries some energy which is divided equally between the electric and the magnetic field vector. जो EM वेव की एनर्जी होती है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, किसी में कम या ज्यादा नहीं होगी, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। उसके बाद द डायरेक्शन ऑफ वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। ये हम इनिशियल स्टेजेस से ही इसी बात पे बात करते आ रहे हैं कि हम कह रहे हैं कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ईएम वेव के अंदर वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर टू ईच अदर होते हैं, एज वेल एज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन होते हैं। तो इस तरह के नेचर को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स नेचर बोलते हैं। हमारे पास दो तरह की वेव्स होती हैं, एक होती है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, एक होती है ट्रांसवर्स वेव। ठीक, जो ट्रांसवर्स वेव्स के अंदर हम क्या कहते हैं कि जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करते हैं इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दैट ऑफ द वेव मोशन। जिस डायरेक्शन में आपकी वेव ट्रांसफर हो रही है या ट्रेवल कर रही है, उसके परपेंडिकुलरली जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करते हैं। ठीक, इसीलिए यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंट क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर आप ईएम वेव के अंदर भी देखें तो आपके जो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड हैं वो क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन ही प्रोपगेट कर रहे हैं, वो वाइब्रेट कर रहे हैं। ठीक, तो ये क्या बता रहा है कि आपकी जो ईएम वेव है वो ट्रांसवर्स नेचर की है। नाउ नेक्स्ट, द वेलोसिटी ऑफ ईएम वेव डिपेंड इंटायरली ऑन द इलेक्ट्रिक एंड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज of the medium in which these waves are traveling and is independent of the amplitude of the field vectors। ये आपकी जिस मीडियम के अंदर आपकी वेव ट्रैवल कर रही है उस मीडियम की प्रॉपर्टीज पे इस ईएम वेव की वेलोसिटी डिपेंड करती है, ना कि आपके फील्ड वेक्टर के एम्पलीट्यूड्स पे। So next property is, in vacuum the average electric energy density and average magnetic energy density due to a static electric field and the magnetic field is given by this relation, that is half epsilon naught E square and mu b is equals to half mu naught upon b square। अब हम यहाँ जो एनर्जी डेंसिटी की बात कर रहे हैं वो स्टैटिक फील्ड के लिए बात कर रहे हैं, पर हमने कहा है कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जनरेशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड की। तो ये जो वैल्यूज हैं वो उस केस में वैलिड नहीं होंगी, इन्हें
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के केस में वैलिड करने के लिए हम इनकी क्या लेंगे, RMS वैल्यू लेंगे. दैट इज इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेरी साइनसोइडली with space and time. So this expression must be valid only if E and B are replaced by their RMS value. तो यहाँ जो E हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एनर्जी डेंसिटी का ये एक्सप्रेशन है, इसमें हम E की जगह E की RMS वैल्यू इंट्रोड्यूस करेंगे, दैट इज E/√2. तो ये क्या हो जाएगी हमारे पास E²/2 एंड जो फाइनल एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ इस तरह का आएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट E0 स्क्वायर. सिमिलरली फॉर द मैग्नेटिक फील्ड इट कम्स आउट टू बी 1/2 हाफ B स्क्वायर दैट इज RMS म्यू नोट. अगेन ये क्या होगा 1/√2 एंड इट कम्स आउट टू बी 1/4 B0 स्क्वायर म्यू नोट. तो ये तो थी हमारी 9th प्रॉपर्टी. एंड नेक्स्ट वी मूव टू द 10th वन, दैट इज electric vector. We know that in electromagnetic waves two vectors are present, that is electric vector and magnetic vector. So here electric vector is the one which is responsible for the optical effect produced in the EM wave. It is also called as light vector, right? So next one is the EM wave being uncharged is not deflected by electric and magnetic field. ठीक, ये चार्ज नहीं होती हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो न्यूट्रल होती हैं, तो इसीलिए दे आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड. इट इज अनअफेक्टेड बाय देयर अंडर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट्स. So now in electromagnetic wave the sinusoidal variation in both electric and magnetic field vectors occurs simultaneously. ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पहले चेंज हो गया कुछ टाइम के बाद फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, नहीं, ये जो पीरियोडिकली साइनोसॉइडिकली दोनों ही साइमल्टेनियसली चेंज होंगे, एक साथ चेंज होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी और आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी. तो एज अ रिजल्ट ऑफ विच हम क्या कह सकते हैं, दे बोथ कैन अटेन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एट द सेम टाइम एंड एट द सेम प्लेस. शो मी हाउ, लेट मी शो यू लाइक दिस. इस तरह की हमारे पास कुछ वेव थी, ठीक. अगर हम कह रहे हैं कि ये E है तो ये हमारा क्या होता था, B होता था मैग्नेटिक फील्ड. तो आप देखेंगे ये एट द सेम टाइम आपकी मैक्सिमम और मिनिमा दोनों को एक साथ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक. तो इसे और अब हम बात करते हैं कि जो एम्पलीट्यूड होता है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का इन फ्री स्पेस, इट इज रिलेटेड बाय द रिलेशन E0/B0 इज इक्वल टू C, वेयर E0 इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज E0, अगर हम यहाँ करें बात ऐसे, और B0 इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B0. सो इन दोनों के बीच में ये रिलेशन स्टेट होगा. नेक्स्ट हमारा आता है इंटेंसिटी की बात करते हैं. इंटेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिटी इज द एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट अ पर्टिकुलर पॉइंट नियर द वेव. तो अगर हम इसे प्रॉपर डेफिनेशन के फॉर्म में डिफाइन करें तो हम कहेंगे दैट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द एनर्जी क्रॉसिंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया. यूनिट एरिया और यूनिट सेकेंड के अंदर जितनी एनर्जी एक पॉइंट से क्रॉस कर रही है ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. अब नेक्स्ट ये तो थी, अभी तक हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन की बात की, हमने बात की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं. उसके बाद हमने बात की कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की कौन सी डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जो वो और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वो शो करती हैं, उनके बारे में हम लोग बात की. अब हम बात करेंगे कि इनकी प्रोडक्शन कैसे होती है, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की हम लोग बात करेंगे. जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस बोथ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, राइट. एक स्टेशनरी चार्ज हमेशा सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है अपने आसपास, लेकिन अगर वही चार्ज मूव करना स्टार्ट कर दे तो एक मूविंग चार्ज क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करेगा. नाउ इफ अ चार्ज इज मूविंग विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी, दैट इज इफ करंट इज नॉट चेंजिंग विद टाइम, इन दैट केस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड विल नॉट चेंज विद द टाइम. लेकिन उसमें भी क्या कंडीशन है, उन्होंने कहा कि अगर आपका जो चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यानी उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है विद द टाइम, टाइम के साथ साथ उसकी वेलोसिटी जो है वो सेम रह रही है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या होगा, करंट में भी कोई चेंज नहीं आएगा. इस वजह से जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, हेंस देयर विल बी नो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करने की फर्स्ट कंडीशन हमने यही रखी थी कि देयर शुड बी अ टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. और इसीलिए ये जरूरी है कि जो आपका चार्ज है वो नॉन जीरो एक्सेलरेशन के अंदर होना चाहिए, दैट इज इट्स वेलोसिटी मस्ट चेंज विद द टाइम, चार्ज मस्ट बी इन एक्सेलरेशन मोशन. सो बोथ द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल चेंज विद स्पीड एंड टाइम एंड इट प्रोड्यूसेस EM वेव्स.
Hence an accelerated charge emit electromagnetic waves. तो एक जो accelerated charge होता है वो क्या emit करेगा? electromagnetic waves. नाउ सेकेंड कंडीशन है, एक तो हमें फर्स्ट कंडीशन तो आपको पता लगी कि जो आपका एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है. सेकेंड कंडीशन क्या है कि व्हेन योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कब एमिट होंगी? जब आपका मान लीजिए 2 एनर्जी लेवल है और आपका इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर में मूव कर रहा है, तो जो डिफरेंस इन एनर्जी लेवल है दैट विल बी गिवन आउट इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो जो डिफरेंस इन एनर्जी है बिटवीन दीज टू लेवल्स वो किसकी फॉर्म में लिबरेट होगा? या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की रूप में. ठीक. थर्ड क्या होती है आपकी कंडीशन? अनदर सोर्स एलसी सर्किट. एलसी सर्किट को हम आपने पढ़े होंगे, एलसी सर्किट को हम वाइब्रेटरी सर्किट भी बोलते हैं. तो उसमें भी क्या होती है? ऑसिलेशन होती है, चार्ज की ऑसिलेशन होती है बिटवीन द टू कैपेसिटर प्लेट्स. ठीक. तो यहाँ भी चार्ज ऑसिलेट हो रहा है, तो वही जो सेम प्रॉपर्टी थी कि एक ऑसिलेटिंग चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करेगा. तो एलसी सर्किट भी क्या है? आपका ईएम वेव जनरेट करने का एक सोर्स है. फोर्थ में भी यही हो रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस जब आपका कोई भी एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है, इट इज सडनली स्टॉप्ड बाय सम मेटल टारगेट हैविंग हाई एटॉमिक नंबर. उसमें भी जो आपका वेलोसिटी है वो चेंज होगी, मोशन जो है एक्सेलरेटेड है. जब चार्ज एक्सेलरेशन के अंदर आएंगे तो आपका क्या प्रोड्यूस होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होंगे. इट इज ये जो तरीके हैं वो आपका जो मेन कॉन्सेप्ट है वो वही है, एक्सेलरेटिंग चार्ज ही है. लेकिन अब इस चार्ज को एक्सेलरेट करने के डिफरेंट मेथड हमने यूज किए हैं जिसकी वजह से क्या प्रोड्यूस हो? आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस हो. ठीक. तो नेक्स्ट इसी के अंदर हमारा जो आता है हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट. हर्ट्ज देखिए मैक्सवेल ने तो क्या किया था कि प्रिडिक्ट किया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, ऐसे लिबरेट होंगी, उनकी ये प्रॉपर्टीज होती है. लेकिन हर्ट्ज एक ऐसे होते हैं साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार इसे प्रैक्टिकली इस चीज को करके दिखाया था. उन्होंने प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स थी उन्हें जनरेट करके दिखाया था विद द हेल्प ऑफ अ एलसी सर्किट. लेट मी शो यू हाउ. उनका सेटअप कुछ इस तरह का था. उन्होंने 2 मेटल प्लेट्स ली थी दैट वर रेक्टेंगुलर इन शेप and these two plates were placed about 60 centimeter apart. इनके बीच का गैप कितना था? 60 centimeter. And these plates are again attached to the small sphere S1 and S2 by means of a conducting wire which is shown here in the diagram. Now this whole setup, these two spheres are again connected to the induction coil. Induction coil के साथ सेटअप कुछ इस तरह का होगा. ठीक है, आपका इंडक्टर होता है और वो क्या करता है, उसे अगर आप किसी बैटरी से अटैच कर दें तो उसके अंदर क्या स्टार्ट होगा? करंट फ्लो होगा. ठीक. तो ये हाई एसी वोल्टेज जो प्रोवाइड करेगा वो अगेन कहाँ पे जाएगा? प्लेट्स के पास जाएगा. तो ये आपका इंडक्शन कोयल था जो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स के रूप में काम कर रहा है. और एट सम डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस पे इस S1 और S2 के बीच में जो स्पेस है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? स्पार्क स्पेस या है ना आयनाइजिंग स्पेस. तो इसी स्पेस के पैरेलल आपने क्या रखा हुआ है? डिटेक्टर या रिसीवर रखा हुआ है. ये कुछ इट इज नथिंग बट अ रिंग, एक रिंग की फॉर्म में है जिसके एजेस जोन से हैं वो आपको किसकी फॉर्म में? स्फीयर की फॉर्म में रखे हुए हैं जस्ट टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एजेस. तो अब सबसे पहले इसमें प्रोसेस हो क्या रहा है और किस तरह से आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो प्रोड्यूस हो रही हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे. इसमें जो सिंपल प्रोसेस है सबसे पहले वो क्या हो रहा है? सबसे पहले ये हो रहा है कि आपने जैसे ही इंडक्शन कोयल में है ना बैटरी से कनेक्ट किया, आपने एसी वोल्टेज प्रोवाइड की. वो एसी वोल्टेज कहाँ पे जाएगी? सबसे पहले इन प्लेट्स में जाएंगी. और ये जो प्लेट्स हैं दो क्या करेंगी? कैपेसिटर का काम कर रही है. ये क्या करेंगी? चार्ज स्टोर कर लेंगी. ऊपर वाली जो प्लेट है वो पूरी की पूरी पॉजिटिव चार्ज क्या कर लेगी? एक्यूमुलेट कर लेगी, इकट्ठा कर लेगी. और जो नीचे वाली प्लेट है आपकी है ना मेटल प्लेट, वो क्या करेगी? सारा का सारा नेगेटिव चार्ज जो है वो एक्यूमुलेट कर लेगी. और हमने हमेशा पढ़ा है ना अब क्या होगा? ये सारा का सारा चार्ज कहाँ आ सकता है? यहाँ आएगा. आपने पढ़ा है कि कोई भी कंडक्टर होता है तो उसके पॉइंटेड एजेस जोन से होते हैं, उन पे सबसे ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेशन होती है बजाय कि रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द कंडक्टर के. ठीक. तो इसीलिए जो सारा का सारा चार्ज है वो कहाँ एक्यूमुलेट होगा? ये पॉइंटेड सरफेस के ऊपर. ये जो छोटे स्फीयर्स S1 और S2 रखे हुए हैं हमने, यहाँ पे ये सारा चार्ज ट्रांसफर होगा. और इस पोजीशन पे जो चार्ज की डेंसिटी है दोनों ही साइड वो क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी. अब यहाँ आपको पता है कि ये एक लार्ज पोटेंशियल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, क्योंकि हाई वोल्टेज एसी आपने प्रोवाइड किया है. तो अब इसकी वजह से क्या होगा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा इन दोनों के बीच. इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होने के कारण क्या है? जो ये चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्ज किसकी तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे?
नेगेटिव चार्ज की तरफ मूव करना स्टार्ट करेंगे इन ऑर्डर टू डिस्चार्ज। और ड्यूरिंग दिस डिस्चार्ज क्या होता है, ये जो आपकी जो एयर है वो क्या होगी, उसकी जो इंसुलेशन है वो ब्रेक कर जाती है। उस इंसुलेशन के ब्रेक करने के कारण फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम आपको एक स्पार्किंग देखने को मिलेगी बिटवीन दीज टू गैप्स। आपको पता है कि आपका एयर जो है कि इंसुलेटर है, उसके एटम्स को आयनाइज करने के लिए आपको कितने इलेक्ट्रिक फील्ड की जरूरत पड़ती है। इट इज अप्रोक्सीमेटली लाइक 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। इतना अगर आपका इतना हाई या इससे ज्यादा लगा लीजिए, एटलीस्ट अगर इतना हाई आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो क्या होगा, जो आपके आयंस हैं, वो जो आपकी एयर है उसका इंसुलेशन ब्रेक हो जाता है और वो क्या हो जाते हैं, एटम उसके आयनाइज हो जाते हैं। तो उस वजह से क्या होगा, आपको यहाँ पे एक स्पार्किंग देखने को मिलेगी। और अगर आप फिर थोड़े टाइम में देखें तो यही स्पार्किंग आपको डिटेक्टर के पास बिटवीन दीज टू गैप सी एंड डी देखने को मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि हमारी जो एनर्जी है वो यहाँ थी, लेकिन ये एनर्जी यहाँ से यहाँ तक कैसे ट्रेवल हुई, उसको हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ हमारे दैट एनर्जी इज कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो जो इस एक्सपेरिमेंट के अंदर आपकी जो वेव्स प्रोड्यूस हुई थी वो क्या हुई थी, कुछ ही मीटर तक ट्रेवल कर सकती थी, है ना। तो ये जो एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज ने सबसे पहले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उन्हें प्रोड्यूस करके दिखाया था। तो ये तो था आपका सिंपल कॉन्सेप्ट कि क्या हो रहा है, S1 एंड S2 के बीच में क्या हुआ, है ना, आयनाइजेशन ब्रेक हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, स्पार्किंग प्रोड्यूस हुई, सिंटिलेशन प्रोड्यूस हुई। और वही सेम सिंटिलेशन एंड स्पार्किंग हमने कहाँ देखी, बिटवीन C एंड D देखी, आफ्टर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ऑल्सो। सो हम कह सकते हैं दैट एनर्जी, इन सिंपल लैंग्वेज अगर हम देखें तो दैट एनर्जी इज कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फ्रॉम S1 S2 टू C एंड D, जहां पे हमने डिटेक्ट कर लिया कि ओके देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड दिस सेटअप इज प्रोड्यूसिंग द EM वेव्स। सो दिस इज हाउ हर्ट्ज फर्स्ट डेमोन्स्ट्रेट द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। लेकिन इनका जो मैग्नीट्यूड था वो बहुत ज्यादा नहीं था, बहुत ज्यादा हाई नहीं था, वो काफी छोटा ही मैग्नीट्यूड रहा, दैट इट कैन ट्रेवल अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस ऑफ फ्यू मीटर्स ओनली। लेकिन अगर हम इसे थोड़ा सा डीप डेप्थ में स्टडी करें कि एक्चुअल में हो क्या रहा है, देखिए अब जैसे आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होने के साथ साथ, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, आपका मैग्नेटिक फील्ड भी सेटअप होगा। और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप किस डायरेक्शन में होगा, अगर आप राइट हैंड थंब रूल लगाएं तो आपकी इसकी डायरेक्शन कहाँ पे है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है, चार्जेस की जो डायरेक्शन है, ठीक है, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव है। उस केस में जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कहाँ कहाँ जा रहा है, आपका देखिए क्लॉकवाइज जा रहा है। तो ये जो क्लॉकवाइज मूव करेंगी, ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है वो मूव करेगा। आपको पता है कि, और मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, B.A, ठीक, ये होता है। और आपको पता है कि जब आपका मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ चेंज होता है तो उस केस में क्या इंड्यूस होता है, आपके पास EMF या करंट इंड्यूस होता है। तो जब ये मैग्नेटिक फील्ड जिसका मैग्नीट्यूड अच्छा खासा है ना, कंसीडरेबल है, जब यहाँ तक पहुंचेगा इस रिंग के पास तो क्या होगा, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण, क्योंकि ये जो d5 है उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, आपकी हाई वैल्यू है, और जो dt है टाइम इंटरवल है वो बहुत शॉर्ट है। जब इस तरह का वेरिएशन होगा तो उसके कारण क्या इंड्यूस होगा, EMF इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, एक EMF इंड्यूस होता है जिसकी वजह से आपको यहाँ बिटवीन C एंड D भी एक शॉर्ट टाइम के लिए स्पार्किंग देखने को मिलती है। तो वो जो अब हमने स्पार्किंग की बात की थी उसके पीछे का जो रीजन है वो ये है, ठीक है। अगर हम डिटेलिंग स्टडी करते हैं इसकी, तो यही इसी चीज को मैंने क्या किया है कि थोड़ा लिख के आपको बताया है, कैसे डिस्क्राइब किया है कि ए भी हमने क्या ली थी, 2 मेटल प्लेट्स ली थी जो कॉपर या जिंक की बनी हुई है, एंड दे आर प्लेस्ड 60 सेंटीमीटर अपार्ट। और ये जो अगेन जो 2 प्लेट्स हैं वो किससे कनेक्टेड है, हाईली पॉलिश्ड मेटेलिक सर्फियर से, S1 एंड S2 थ्रू अ थिक कॉपर वायर। Now, a high potential difference of several thousand volts is applied across the sphere using the induction coil. हमने इंडक्शन कॉइल यूज करके क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया था, हाई पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट किया था, सॉरी। नाउ ड्यू टू हाई पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन S1 एंड S2, जो 2 स्फीयर्स थे उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है काफी हाई होगा। उस हाई पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या होगा, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, है ना। और जिसकी वजह से जो एयर है बिटवीन द गैप्स ऑफ द स्फीयर, इट विल गेट आयनाइज्ड एंड प्रोवाइड अ पाथ फॉर द डिस्चार्ज ऑफ प्लेट। सो ड्यू टू विच अ टाइनी स्पार्क आर ऑब्जर्व बिटवीन S1 एंड S2। और अब ये क्या करेंगे, जो स्पार्क्स यहाँ प्रोड्यूस हुए बिटवीन S1 एंड S2, दिस इज सेंड आउट द ट्रेन ऑफ टीनी वेव्स which is in return is received by the receiver, and that train of tiny wave is nothing but the electromagnetic wave.
ये तो साफ और सीधे शब्दों में हमने कह दिया कि S1 और S2 के बीच में क्या हुई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस हुई। वही सेम स्पार्किंग हमें C और D के बीच में देखने को मिली। तो हमने कह दिया कि ये जो एनर्जी है बिटवीन S1 एंड S2, इट इज कैरिड आउट बाय द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स टू बिटवीन C एंड D टू द रिसीवर। नाउ अब अपने एक डिटेक्टर शो किया है, एक जो हाफ रिंग की फॉर्म में है, अनक्लोज मेटेलिक रिंग है हैविंग अ स्मॉल मेटेलिक स्फीयर C and D with some gap. It is held in the position such that these two gaps are exactly parallel to each other and the magnetic field produced by the oscillating current perpendicular to the plane of the ring. आपका जो ये था मैग्नेटिक फील्ड था, इट वॉज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग था। ठीक, तो अब जो ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड था दैट विद द रिंग प्रोड्यूस लार्ज इंड्यूस्ड ईएमएफ दैट कॉज टाइनी स्पार्क्स टू अपीयर्स एट द स्फीयर बिटवीन C एंड D। इसे हमने और थोड़ी इलेबोरेट करके बताया कि एक्चुअल में जो हमारा साइंटिफिकली हम देखें तो फिनोमिना हो क्या रहा है, जिसकी वजह से C और D के बीच में जो गैप है उसमें हमें स्पार्किंग ऑब्जर्व हो रही है। उसमें आपने इन्होंने वही ईएमएफ का कॉन्सेप्ट बताया है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इट इज चेंजिंग विद द टाइम एंड ड्यू टू विच एन ईएमएफ इज इंड्यूस। इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ की वजह से आपको क्या होगी, वो स्पार्किंग देखने को मिलेगी बिटवीन C एंड D। अगर हम इसे थोड़ा न्यूमेरिकली देखते हैं तो जैसे कि हमें पता था जो दो प्लेट्स थी, इट वाज एक्टिंग एज अ कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C एंड द कनेक्टिंग वायर्स वर प्रोवाइडिंग द लो इंडक्टेंस दैट इज L। सो LC सर्किट के अंदर जो हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन मिलती है वो क्या मिलती है, वो यही मिलती है। तो इसीलिए जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन होगी बिटवीन द प्लेट्स generated by the electromagnetic waves of high frequency, it is given by nu is equals to 1/2 pi under the root LC, where L is the self inductance and C is the capacitance of this plate. Now अब जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की प्रोड्यूस बाय द हर्ट्ज कितने ऑर्डर की थी, इट वाज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 5 × 10⁻⁷ हर्ट्ज। एंड सो द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द सिंपल फॉर्मूला दैट इज C/μ इज इक्वल्स टू लैम्डा। तो यहाँ हमने C की वैल्यू रखी, C इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ द लाइट इन वैक्यूम, दैट इज, या हम कह सकते हैं स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद जो न्यू है वो क्या है, फ्रिक्वेंसी है विच इज एक्चुअली कैलकुलेटेड बाय द हर्ट्ज, दैट कम्स आउट टू बी 5 × 10⁷ हर्ट्ज। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें पता लगेगा जो वेवलेंथ ऑफ द ईएम वेव्स थी जनरेटेड ड्यूरिंग दिस एक्सपेरिमेंट वो कितनी थी, 6 मीटर्स की थी। So this is how the electromagnetic waves were produced by Hertz. तो इसी एक्सपेरिमेंट को अब क्या है, अब हम मॉडर्न और लेटेस्ट वर्ड के अंदर हमारे यूज किया जाता है फॉर द कम्युनिकेशन पर्पसेस, क्योंकि इसके बाद और भी आए, हर्ट्स के बाद मार्कोनी थे जिन्होंने इसमें काफ़ी अच्छा काम किया और उन्होंने वायरलेस कम्युनिकेशंस एंड एवरीथिंग उसके अंदर इसे यूज़ किया। और उन्होंने ये जो वेव्स थी वो फर्दर फिर ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इतनी मैग्नीट्यूड की प्रोड्यूस की दैट कैन ट्रेवल अप टू सेवरल किलोमीटर्स। यहाँ तो सिर्फ 6 मीटर्स की थी, दैट इट कैन ट्रेवल अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। लेटर ऑन इसमें और एडवांसमेंट आती रही और अभी आ रही है। So this was the first experiment who practically demonstrate the existence and the production of the electromagnetic waves. So we'll stop here. आज हमने प्रोडक्शन के बारे में भी पढ़ लिया, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती क्या हैं। So we are done with the video today with this topic. Now if you have any sort of question or query related to these topics, you can use the comment box given below. So thank you so much and don't forget to subscribe my channel Science Analytica for